हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 9 से। ये आपको पेज नंबर 104 में मिल जाएगा। पेज नंबर 104 में एग्जांपल 9। ए सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट विच at the end of each year do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years making the use of the fact. तो प्रिंसिपल अपना इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹1000 और रेट जो है वो 8% दिया हुआ है और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है एवरी ईयर, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, फॉर्मूला है PRT बाय 100 होता है, तो PRT बाय 100 ये फॉर्मूला होता है। तो उसके हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 1000, R की वैल्यू कितनी है 8, T हमने क्योंकि 1 साल के बाद का निकाल रहे हैं हम इंटरेस्ट, तो वो डिवाइड बाय 100, इसका कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये कैलकुलेशन आएगा 80। फिर इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स निकालते हैं। इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो अगेन ये आएगा 1000 इंटू 8 इंटू 2 बाय 100 आएगा, तो ये 160 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स निकालोगे। इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स निकालोगे तो ये आपका 240 आएगा। तो देखने को क्या मिल रहा है कि हमारे जो इंटरेस्ट के नंबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हो रहे हैं, 180 फिर 160 फिर 240 एंड सो ऑन। तो ऑब्वियसली ये नंबर्स जो हैं AP फॉर्म कर रहा है, क्योंकि आप 160 माइनस 80 करोगे तब भी 80 होगा, 240 माइनस 160 करोगे तब भी 80 होगा। तो दिस इज़ ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये हमको देखने को मिल रहा है। यस, इट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और फिर पूछा है डू दिस इंटरेस्ट फॉर्म एन AP? यस, दे फॉर्म एन AP। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स निकालना है, मतलब हमको इसका A30 निकालना है, 30th टर्म। ये इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, ये इंटरेस्ट आफ्टर सेकेंड ईयर, ये आफ्टर थर्ड ईयर, ये आफ्टर 30th ईयर, मतलब क्या A30 निकालना है, 30th टर्म निकालना है। तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स, A30 जो निकालना है वो A प्लस 29D होगा। A की वैल्यू इसमें 80, 29 और D की वैल्यू कितनी होगी? D की वैल्यू भी 80। आप डायरेक्ट भी आप देख रहे हो इसमें 80 इंटू 1, 80 इंटू 2, 80 इंटू 3। डायरेक्ट भी चाहो तो आप 80 इंटू 30 कर सकते हो, लेकिन मैं फॉर्मूला यूज़ पूरा कर रहा हूँ, प्रॉपर फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो ये फाइनल आंसर जो आपका 80 इंटू 30 जो आएगा 2400 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स विल बी ₹2400। अब एग्जाम्पल 10 में चलते हैं। एग्जाम्पल 10 में दिया है इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड, 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड्स? तो इस तरह से मतलब है कि इन ए फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो बेसिकली ये इस तरह से करते करते इस तरह से 23 रोजेज़ हैं फर्स्ट रो में। फिर इस तरह से करते करते हर एक डॉट जो है एक रोज़ को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे। तो ये 21 रोजेज़ हैं। फिर कुछ कम हो गए अगले में और ये हो गया 19 एंड सो ऑन, और ये इस तरह से चल रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं 23, 21, 19 ये इस तरह से चल रहे हैं। और फिर लास्ट में दिया है कि द लास्ट रो हैज़ 5 रोजेस। तो ये एक AP बन गया, दिख रहा है डिक्रीजिंग AP है, ठीक है ना। तो यहाँ पे A की वैल्यू हो गई 23, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी, और AN का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 5। हाउ मेनी रोजेस आर देयर इन द फ्लावर बेड, और N पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N, दिस इज आस्क्ड। तो इसमें भाई फिर फॉर्मूला AN = A + N - 1 × D करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 = 23 +
n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू -2 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे इधर जाएगा तो ये -18 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस वन की वैल्यू जो है वो -2 जब -18 से डिवाइड होगा तो ये 9 आएगा, तो उससे n की वैल्यू जो है हम लोग बोल सकते हैं कि 10 होगी। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाओ। 5.2 का नंबर 19 दिया हुआ है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। तो 1995 में जब वो वर्क स्टार्ट किया था तब उसकी सैलरी थी 5000 रुपया था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज होता है, ऑफ ₹200 ईच ईयर। तो 1996 में जो है वो हो जाएगा 5200। 1997 में ये 5400। क्लियरली ये जो नंबर्स हैं ये AP फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इन विच ईयर डिड इज इनकम रीच ₹7000। तो कौन से साल में ये 7000 हो गया पूछा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि A की वैल्यू इसमें 5000 आएगी, D की वैल्यू इसमें 200 आएगी, और AN की वैल्यू इसमें ये पूरा है AP ही है ये, और ये 7000 आएगी। पहले हम n निकालेंगे, लेकिन n जो है हमारा आंसर नहीं है, n हमारा आंसर नहीं होगा, हमको पहले n निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूला से। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ पुट करूँ तो ये 7000 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू है 200। ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये 2000 हो गया। 2000 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 200। तो हम बोल सकते हैं कि n माइनस वन की जो वैल्यू है डिवाइड होगा इधर तो 10 होगी, तो जो n की वैल्यू आएगी, n की वैल्यू 11 आएगी। n की वैल्यू 11 हुई तो फर्स्ट ईयर, देखो इसको, n की वैल्यू 11 हुई तो कौन सा साल होगा? क्या हमको 1995 में प्लस 11 करना पड़ेगा? अगर आप 1995 में प्लस 11 करोगे तो गलत आएगा। आपको इस तरह से देखना पड़ेगा कि 11th ईयर, 1995 फर्स्ट ईयर है, 1996 सेकंड ईयर है, 1997 थर्ड ईयर है। ठीक है, तो इस हिसाब से थर्ड ईयर मतलब क्या, प्लस 1995 में +2 होने से थर्ड ईयर आ रहा है, 1995 में +3 होगा तो फोर्थ ईयर आ रहा है। तो 1995 से +10 करेंगे तो 11th ईयर आएगा। ठीक है, तो 11th ईयर जो होगा वो होगा 1995 + 10, तो हम लोग बोलेंगे 2005। सो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000? तो हिज इनकम रीच 7000 इन द ईयर 2005। अब एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाओ। रामगली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings becomes ₹20.75, find n. तो रामकली ने फर्स्ट वीक ₹5 सेव किया, सेकेंड वीक 5.175 सेव किया। कितना होगा इसका वैल्यू हमको उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड वीक बेसिकली हर वीक फिर 1.75 इंक्रीज हो रहा है उसकी सेविंग। कौन से वीक में जो सेविंग है उसका वो 20.75 हुआ है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें ए की वैल्यू जो है सीधी तौर पे 5 दी हुई है, डी की वैल्यू 1.75 दी हुई, क्योंकि इतना ही बार बार प्लस हो रहा है 1.75। फर्स्ट वीक 5 था, सेकेंड वीक इतना प्लस हो गया 1.75, थर्ड वीक फिर से उतना प्लस हो गया, तो ये इतना हो जाएगा। और ए एन की जो वैल्यू होगी इसमें वो होगा 20.75। फिर आप इसमें वही ए एन का फॉर्मूला लगा दोगे तो आप लिखोगे 20.75 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 1.75। फिर कंटिन्यूइंग हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये जो है -5 हो जाएगा, तो 15.75 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1.75। अब फिर देखो इसमें
n-1 की जो वैल्यू आएगी वो 15.75 डिवाइड बाय 1.75 होगी। तो दोनों डेसिमल प्लेसेस को मैं हटा दिया तो ये 175 हो जाएगी, और इसका कैलकुलेशन करने से ये आता है 9। तो इसलिए n की भी जो वैल्यू आ रही है वो अपने को बोल सकते हैं कि 10 होगी, इस तरह से। अब पेज नंबर 111 में एग्जाम्पल 16 में आ जाओ। एग्जाम्पल 16 में दिया है मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर। Assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production in the 1st year, production in the 10th year, the total production in the 1st year। तो इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि जो इंक्रीज़ है वो AP के फॉर्म में है, क्योंकि इंक्रीज़ यूनिफॉर्म है, तो जो नंबर्स हैं वो AP में आएंगे। तो थर्ड ईयर का दिया है 600, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में A1 था, सेकंड ईयर में A2 था, थर्ड ईयर में A3 था, इस तरह से, और 7th ईयर में A7 था। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये मान लिए AN रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन इन nth ईयर, इट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन ऑफ nth ईयर। प्रोडक्शन ऑफ nth ईयर। तो उससे हम लोग कह सकते हैं कि जो थर्ड ईयर का प्रोडक्शन ऑफ 600 है, तो इसकी वजह से A3 या फिर A+2D इज इक्वल टू 600, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। और A7 A+6D ये 700 दिया है, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो जानते ही हैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 4D का वैल्यू 100 आएगा, तो इससे D की वैल्यू आ जाएगी 25। अब D की वैल्यू आप पुट कर दो किसी में भी, तो A की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 550। ये अपना D और A मिल गया अपने को। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर हो जाएगा 550, ये अपना फर्स्ट बीट का आंसर हो गया A1। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मतलब सेकंड बीट, A10 की वैल्यू पूछा है, तो ये होगा A+9D। तो आप इसको बोल सकते हो 550 प्लस 25 इंटू 9, 25 9 या 225, तो ये हो गया 775। और फिर थर्ड बीट में है द टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स। टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर्स मतलब S7 पूछा गया है, तो ये 7/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो 2 इंटू 550 प्लस n-1 मतलब 6 इंटू डी कितना है 25, तो 7/2 ये 1100 प्लस 25 6 जा 150, दिस इज 1250। इसका जब फाइनल कैलकुलेशन आप करोगे तो फाइनल कैलकुलेशन में ये आपको 4375 मिलेगा। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोग कर लेना। तो ये 4375 एंड दिस इज डन। अब एक्सरसाइज 5.3 के नंबर 15 में आ जाओ। एक्सरसाइज 5.3 का नंबर 15 दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टन डेट एज फॉलोज: ₹200 for the first day, ₹250 for the second day, ₹300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day beyond being ₹50 more than the preceding day, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days. तो पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, देखो इसको समझो, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितना दिया हुआ है, ₹200 दिया हुआ है। पेनल्टी मतलब फ़ाइन जो लगती है
पेनल्टी फॉर सेकेंड डे, ये 250 दिया है। इस चीज़ को समझो, ये ऐसा नहीं है कि 50 रुपीज़ ही बढ़ा, ये मतलब पहले दिन का 200 रुपया और दूसरे दिन का 250 रुपया, मतलब 250 रुपीज़। तो अगर कोई 2 दिन लेट करता है वर्क को तो उसका टोटल फाइन जो होगा वो 450 रुपीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से कोई 3 दिन, तीसरे दिन अगर कोई तीसरा दिन भी लेट करता है तो थर्ड डे का जो पेनल्टी होगा वो होगा 300 रुपीज़। ठीक है, तो कोई 3 दिन लेट करता है तो ये तीनों प्लस होंगे, 500 750 रुपीज़ फाइन लगेगी अगर कोई 3 डेज मतलब लेट करता है। तो इस तरह से अगर किसी ने 30 डेज लेट कर दिया कितना दिन लेट हुआ, 30 डेज डिले हुआ है, तो इस हिसाब से क्या फ़ाइन लगेगा पूछ रहा है। तो क्या फ़ाइन लगेगा, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जो फ़ाइन, ये अगर अपना A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो जो टोटल फ़ाइन या टोटल पेनल्टी जो है वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3। इस तरह से करते करते पूरा A30 तक जाएगा, क्योंकि ये फ़ाइन भी ऐड होगा, ये सेकेंड डे का फ़ाइन भी ऐड होगा, थर्ड डे का फ़ाइन भी ऐड होगा, इस तरह से 30th डे का फ़ाइन भी ऐड होगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया S30। और S30, क्योंकि ये चीज़ S30 मतलब 30 दिन का है, तो इसमें देखो, इसमें जो A आएगा, A की वैल्यू 200 आएगी, D की वैल्यू 50, N की वैल्यू 30 आ गई इसमें। तो ये हो गया 30/2, 2 × 200 होगा, क्योंकि 2A प्लस N - 1 × D होता है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो 400 प्लस N - 1 30 है, तो ये 29 हो जाएगा N - 1, और D कितना है, D है 50। तो ये 15 हो गया, और ये 400 प्लस 1450, तो 15 × 1850 होगा। 0 का 0, 15 5 × 75, 5 7 15 18 या 270 270 और 277। तो जो टोटल पेनल्टी है वो 277 रुपीज़ आएगा, 27750 रुपीज़ आएगा, सॉरी। अब देखो, अब 16 17 18 19 और 20 ये 5 क्वेश्चंस रहेगा और ये इम्पोर्टेंट हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।